Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics वाला। आज मैं आपके लाई हूँ क्लास 12 का सबसे इजीएस्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 12 दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आपके सिलेबस का सबसे इजीएस्ट एंड स्मॉलेस्ट चैप्टर है। इससे बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एंड इस चैप्टर का कोई भी कनेक्शन किसी भी ना पुराने चैप्टर के साथ है ना ही अपकमिंग चैप्टर के साथ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज जो बेटा हम टॉपिक कवर करेंगे दैट इज अ कंप्लीट टॉपिक, दैट इज व्हाट, लीनियर प्रोग्रामिंग। यस, सबसे पहले हमें लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड सम थ्योरेटिकल टर्म्स बेटा। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है, हमें सबसे पहले समझना है। बहुत थोड़ी थोड़ी थ्योरी है इसमें, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, देन वी कैन स्टार्ट द चैप्टर ओनली। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज योर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम? एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम व्हिच सीक्स टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अ फंक्शन। ऑप्टिमाइजेशन कैसी प्रॉब्लम होती है जो किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करती है। समझ में आया क्या बोला है बेटा इस टर्म में? ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रॉब्लम व्हिच सीक्स टू, जो किसके तरफ जाती है, या तो किसी फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमाइज करती है या किसी फंक्शन की वैल्यू को मिनिमाइज करती है। दिस इज व्हाट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा, उसकी वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे, दैट इज व्हाट एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, इट्स कॉल्ड एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हमें मिल सकता है, प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्शन को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, किसी की कॉस्ट को हम कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व में आती हैं किसके अंदर? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, यस। अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट इज अ चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। तो एलपीपी, जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या बोलता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेटा? अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम deals with the optimization, that is maximization or minimization of a linear function of two variables a and x y known as objective function। बहुत कुछ बोला इसने क्या बोला बेटा? जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो किसके साथ डील करता है? ऑप्टिमाइजेशन के साथ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, राइट? तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं वो एक लीनियर फंक्शन होता है। क्या होता है बेटा? एक लीनियर फंक्शन होता है जिसके अंदर दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, करेक्ट, जिसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। किसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं? एक लीनियर फंक्शन को, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं एक्स एंड वाई, जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि इस टाइप की प्रॉब्लम में हमें एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होगा जो कि एक लीनियर फंक्शन होगा, जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे एक्स एंड वाई, जिसको हम या तो मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज करेंगे। ओके, ये आपको बोला है। टू द subject to the conditions that the variables are non-negative and satisfy a set of linear inequalities called linear constraints। इसने बोला इसके लिए उसको फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए कुछ कंडीशंस गिवन होती हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए होते हैं जिसको हमें सेटिस्फाई करना जरूरी है, राइट? तो कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं या जो कंडीशंस दी होती हैं, उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए जब हम किसी फंक्शन की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एंड जिन कंडीशंस को हम बोल रहे हैं जिसको सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा उनको? लीनियर कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? लीनियर कंस्ट्रेंट्स, बिकॉज उसमें सारे के सारे जो कंस्ट्रेंट्स होंगे सारे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में होंगे, है ना? अब अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ये क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यहां भी तो करता वही रहे हो कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, एक फंक्शन की मैक्सिमाइज या मिनिमाइज वैल्यू निकाल रहे हो, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो, राइट? एंड उसके लिए आप कुछ पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो। जिन कंडीशन को हम सेटिस्फाई करने की बात कर रहे हैं दे आर कॉल्ड लीनियर कंस्ट्रेंट्स, राइट? उसको हम लीनियर कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं। जिस फंक्शन को हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर रहे हैं उसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर भी दो वेरिएबल हैं विच इज एक्स एंड वाई। ओके, क्लियर ये बात? बढ़ते हैं आगे। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन? जैसे कि अभी हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन है जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं।
और वो एक लीनियर फंक्शन होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट है एक्स एंड वाई। लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। लीनियर फंक्शन होगा जिसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम हमेशा कैपिटल लेटर z से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा? कैपिटल लेटर z से। जो एक लीनियर फंक्शन है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं x एंड y एंड a और b आर कांस्टेंट्स व्हिच हैज टू बी मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज्ड। जिसको हम या तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं उसको हम लोग लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो जिस लीनियर फंक्शन को हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं दैट इज व्हाट अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसके अंदर दो वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं x एंड y। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है डिसीजन वेरिएबल्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिसीजन वेरिएबल्स। डिसीजन वेरिएबल्स क्या होंगे बेटा? जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू ax प्लस by, तो विच इज वेरी ऑब्वियस कि जो z की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है भाई? x और y पे। किस पे डिपेंड कर रही है? x और y पे। तो x और y हमारे क्या हो जाएंगे? डिसीजन वेरिएबल्स। तो यहां पे बेटा x एंड y आर कॉल्ड डिसीजन वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स। मैंने पहले भी मेंशन किया, जिन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को, जिन पर्टिकुलर कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं उसी को हम लोग कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है द लीनियर इनइक्वालिटीज, वो क्या होंगी? लीनियर इनइक्वालिटीज, राइट। लीनियर इनइक्वालिटीज और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल्स ऑफ एन एलपीपी। जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हैं या जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो हमने कंडीशंस लगाई है, भाई ऐसा ही होना चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, इसकी वैल्यू लेस देन 3 होनी चाहिए। तो जो भी लीनियर इनइक्वालिटीज हम अप्लाई करेंगे उनको हम रेस्ट्रिक्शंस भी बोल सकते हैं। भाई हमने कंडीशंस लगाई ना, ऐसे होना चाहिए। दैट आर रेस्ट्रिक्शंस आल्सो ऑफ एन एलपीपी आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। दैट्स इट। जिन पर्टिकुलर कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, उनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। और वो हमेशा लीनियर एक्सप्रेशन में होंगे, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? हमने कंडीशंस तो बताई कि x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। इनको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा इनको? नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स। यानी कि जो x और y की वैल्यू होनी चाहिए दैट इज नॉन नेगेटिव, करेक्ट। 0 इज नॉन नेगेटिव एंड 0 से 0 बड़ी वैल्यू भी नॉन नेगेटिव, राइट। तो इसको नॉन नेगेटिव कांस्टेंट्स कहेंगे, ठीक है। ओके, फाइन। तो ये जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम लोग, जो लीनियर इक्वालिटीज होती हैं, जहाँ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, उसको हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ओके, लेट्स मूव। नेक्स्ट आता है टॉपिक फिजिबल रीजन। भाई फिजिबल रीजन क्या है? ठीक है, फिजिबल रीजन क्या है? द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स ऑफ एन एलपीपी इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। कि भाई हमने लीनियर इनइक्वालिटी से कंस्ट्रेंट निकाला, जैसे एग्जांपल हमने बोला x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल टू 3, y लेस देन इक्वल टू 2। फॉर एग्जांपल ये लीनियर कंस्ट्रेंट्स है सारे के सारे। हमने कहा कि इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो भी रीजन बनेगा, जो फिजिबल रीजन हमें मिलेगा, तो हमने ग्राफ बनाना शुरू किया। ये आपका x एक्सिस हो गया, ये बेटा y एक्सिस हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x की वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y की वैल्यू भी 0 है, 0 से बड़ी। तो दोनों पॉजिटिव यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। उसके बाद x लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया लेस देन मतलब इससे छोटा पोर्शन, राइट। फिर इसने बोला y लेस देन इक्वल टू 2, तो y बराबर 2 ये रहा, इससे छोटा पोर्शन यानी कि नीचे। तो ये बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट भी होना चाहिए, ओके। ये बोलते हैं 3 है 3 से छोटा, 2 है 2 से छोटा। तो बेटा यहाँ पे जो ये रीजन आ रहा है मेरे पास, ये जो मेरा रीजन आया, इन सभी समस्याओं का समाधान करते हुए या इन सभी लीनियर इक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो कॉमन रीजन मुझे मिलेगा उसको बेटा हम लोग बोलते हैं फिजिबल रीजन। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? फिजिबल रीजन। क्लियर है? इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए जो भी ये वैल्यू मिलेगी दिस इज व्हाट? फिजिबल रीजन। ठीक है, ये अपना फिजिबल रीजन हो गया। ओके, चलो आगे। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, फिजिबल रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, या फिजिबल रीजन की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो हमारे फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। तो यही छपा हुआ है अंग्रेजी में, पॉइंट्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन।
फिजिबल रीजन की बाउंड्री पे जितने पॉइंट्स हैं या उसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं फॉर एन एलपीपी रिप्रेजेंट फिजिबल सॉल्यूशन। जैसे अभी हमारा जो फिजिबल रीजन आया है ना, अभी जो फिजिबल रीजन आया था वो इस तरीके से आ गया था। ठीक है, अब जो ये फिजिबल रीजन आया है, ठीक है, इसके अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट, ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, कोई भी पॉइंट या इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाला, अंदर लाई करने वाला या बाउंड्री पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट होगा, ये सब क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। दैट्स इट। समझ में आ गया? या तो बाउंड्री पे लाई करे या अंदर लाई करे तो वो क्या कहलाएंगे? फिजिबल सॉल्यूशंस। दैट्स इट बेटा, इन्हें हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, अंदर लाई करने वाला या इसकी बाउंड्री पे लाई करने वाला। ओके, चलो अगला, इनफिजिबल सॉल्यूशन। जो फिजिबल रीजन के अंदर नहीं है उसे हम बोल देंगे इनफिजिबल सॉल्यूशन, राइट? जो भी फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर नहीं है, जैसे तो एनी पॉइंट आउटसाइड द फिजिबल रीजन इज कॉल्ड इनफिजिबल सॉल्यूशन। कोई भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन के बाहर है उसको हम इनफिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, जिसको हम ढूंढेंगे, राइट? क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एनी पॉइंट इन द फिजिबल रीजन दैट गिव्स द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जैसे फिजिबल रीजन के अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, हमने देखा कि उसकी बाउंड्री पे बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, उसके अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स लाई कर रहे थे, तो ये तो सारे फिजिबल सॉल्यूशन कहलाते हैं। उसमें से ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन वो पॉइंट कहलाएगा जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, है ना? हमारे बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन आ गए। अब जिस पॉइंट पे हमें उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी उसको बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। जिस पॉइंट पे, जिस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे हमें उस पॉइंट की, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू मतलब मैक्सिमम और मिनिमम, तो उस केस में उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसने बोला। अब कुछ थ्योरम्स है ना, पहले इसके अंदर थ्योरी काफी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, फिर हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है, ध्यान से सुनना बेटा। लेट कैपिटल आर बी द फिजिबल रीजन। हमने एक फिजिबल रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, ओके? वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो, ऑफ कोर्स ये बात है, कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब जो जिसकी, समझते ना, जो आउटर की तरफ बने, है ना, हमने क्लास 8 में पढ़ा। तो लेट आर बी द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी एंड जेड ए एक्स प्लस बी वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया हुआ है, करेक्ट? आपने फिजिबल रीजन भी निकाल लिया, दोनों चीजें आपकी आ गई। ठीक है, व्हेन z हैज ऑप्टिमल मैक्सिमम या मिनिमम वेयर x and y are subject to constraints described by linear inequalities, this optimal value must occur at corner point vertex of the feasible region। मतलब क्या हुआ? मतलब ये मेरा बच्चा कि मान लो आपने फिजिबल रीजन निकाल लिया, या आपका कोई फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है, सॉल्व करने पे ये आपका फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो क्या ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है? ऑफ कोर्स कॉन्वेक्स पॉलीगन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जो आउटसाइड हम कोई डायगोनल बाहर नहीं बना सकते उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, करेक्ट? हमें कोई भी डायगोनल बाहर बना सकते हैं क्या? नहीं। तो जो आउटसाइड उभर के बने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोई भी, तो ये एक फिजिबल रीजन आ गया। यस, तो इसने बोला है कि अगर कोई फिजिबल रीजन आता है और अगर उसका कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो वो कहां करेगा? इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे। कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब हुआ ये कॉर्नर ए बी सी डी ई, वो इन कॉर्नर पॉइंट्स की बात कर रहा है। ठीक है, लेट मी टेक डिफरेंट कलर टू हाईलाइट दिस। ए बी सी डी ई, उसे सिंपल सी बात बोली कि उसने बोला कि अगर कोई ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो वो कहां करेगा? इन कॉर्नर पॉइंट्स पे करेगा या वर्टेक्स पे करेगा। ये वर्टेक्स पॉइंट्स ही होते हैं, है कि नहीं? तो उसने सिंपल सी एक बात बोली है यहाँ पे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मस्ट अकर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन मस्ट अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। किस पे एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। समझ में आगे? कहां एग्जिस्ट करेगा? कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगा। दैट्स इट, ये उसने बात बोली। ओके,
तो ये बात ध्यान रखना है, जब भी हम फिजिबल सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ किस पे आ रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स पे आएगा, या तो वो ए पर होगा, बी सी डी ई, इन पांचों में से किसी एक पॉइंट पे होगा। ओके, ये थ्योरम नंबर 1 बोलती है। थ्योरम नंबर 2 क्या बोलती है, बहुत ध्यान से देखना। थ्योरम नंबर 2 बोलती है कि लेट R be the feasible region for an LBP, Z is equals to objective function if R is bounded, यानी कि अगर फिजिबल रीजन आपका बाउंडेड आ गया तो ये बाउंडेड था क्या, यस, चारों तरफ से बंद था ना, ओपन तो नहीं था, नहीं था। तो इसने बोला कि अगर आपका रीजन बाउंडेड है, इफ R is the bounded region, then the objective function Z has both a maximum and a minimum value on R, यानी कि उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी होगी एंड मिनिमम वैल्यू भी होगी। समझ में आ गया, उसने सिंपल सी बात बोली ऑन रियल वैल्यूज। ठीक है, उसने बोली कि अगर रीजन बाउंडेड आ गया ठीक है, फिजिबल रीजन अगर वो बाउंडेड है, मतलब चारों तरफ से पैक्ड है, तो उस केस के अंदर उसकी मिनिमम मैक्सिमम दोनों एग्जिस्ट करेगी, और ये कहाँ एग्जिस्ट करेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे, एंड ईच ऑफ दीज अकर एट कॉर्नर पॉइंट्स। किस पे एग्जिस्ट करेगी, कॉर्नर पॉइंट्स, वो थ्योरम नंबर 1 ने बोली थी है। ठीक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसने ये बात बोली कि अगर रीजन बाउंडेड है तो उस फंक्शन की, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी एंड मिनिमम वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी, दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी, पहली बात। एंड उस फंक्शन की जो दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही एग्जिस्ट करेंगी, जो हमारा फिजिबल रीजन आएगा। ठीक है, दूसरी बात इसने बोला इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, अनबाउंडेड कैसा हो जाएगा, जैसे मान लो ये ऐसे आ गया। अब आप देख सकते हो ये अनबाउंडेड है, बी से तो हमने क्लोज नहीं कर रखा है, बी से को हमने क्लोज कर रखा है क्या, नहीं कर रखा है, तो ये कैसा हो गया, अनबाउंडेड। तो इसका जो फिजिबल रीजन है वो बेटा इस तरीके से अनबाउंडेड है, राइट। तो ये ऐसा हो गया अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, तो चारों तरफ से पैकना। तो इसने एक बात बोली है कि इफ द रीजन इज अनबाउंडेड then a maximum or a minimum value of the objective function may or may not exist। इसने बोला कि अगर रीजन अनबाउंडेड है, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी एग्जिस्ट कर सकती, दोनों पॉसिबिलिटीज है, या तो वो एग्जिस्ट कर भी सकती है या एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। बट अगर एग्जिस्ट करती है, however if it exists it must occur at corner point of R, और अगर एग्जिस्ट कर जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे ही एग्जिस्ट करेगी, दैट्स इट। इसने क्या बोला कि अगर रीजन अनबाउंडेड है, ठीक है, तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, और लेकिन अगर एग्जिस्ट कर गई तो फिर से कहां करेगी, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं बेटा, इधर ए बी सी डी ई, इन्हीं पे एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो आगे। अब मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसको हम कॉर्नर पॉइंट ऑफ मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट मेथड। दिस इज व्हाट, कॉर्नर पॉइंट मेथड फॉर सॉल्विंग एलपीपी। हर एलपीपी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कॉर्नर पॉइंट मेथड ही यूज करना है। ठीक है, अब क्या बोलता है कॉर्नर पॉइंट मेथड, वो जरा देख लो। द मेथड कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करता है मेथड। क्या बोल रहा है, सबसे पहले फाइंड द फिजिबल रीजन। सबसे पहले तो फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो। फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो, कैसे करना है वो भी मैं सिखाऊंगी बेटा, ठीक है, ऑफ द एलपीपी, एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। फिर उसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिटरमाइन करो, आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। इसने क्या बोला कि सबसे पहले तो आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो। ठीक है, फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए उन लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो जिससे फिजिबल रीजन आएगा। उसके बाद जो कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, भाई आप जो भी फिजिबल रीजन निकालोगे कॉन्वेक्स पॉलीगन आएगा। ठीक है, उन फिजिबल रीजन के जो भी कॉर्नर पॉइंट्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, उन पॉइंट्स को निकाल लो। कई बार आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे, कई बार आपको दो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगा। अब एग्जाम्पल दूंगी, ठीक है। इवेल्युएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z ax plus by एट ईच कॉर्नर पॉइंट। फिर क्या करो, उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालो। जैसे एक कॉर्नर पॉइंट आ गया 2,3, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट करके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो।
ठीक है, जो आपने वैल्यू कैलकुलेट कर ली ऐसे हर कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, लेट कैपिटल एम एंड स्मॉल एम रिस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ जेड। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया कि उसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है और जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो स्मॉल एम है। हमने ये डिसाइड कर लिया। अब वो ऑप्टिमल है या नहीं ये डिसाइड करना बाकी है। तो जो अभी तक हमने स्टेप किए हैं उसको क्वेश्चन के थ्रू बेहतर समझा सकती हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन से समझते हैं। पहला स्टेप क्या है, फाइंड द फिजिबल रीजन। सबसे पहले फिजिबल रीजन फाइंड आउट करिए एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। तो यही करते हैं स्टेप नंबर 1। चलो क्वेश्चन से समझेंगे। हाँ बेटा, जैसे ये सवाल है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। भाई इसको ग्राफिकली ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें किसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज करना है, ये जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बेटा जिसको भी हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हु इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं, विच इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहे हैं। आगे सब्जेक्ट टू, ये कंस्टेंट से बेटा इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, ये जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट टू यानी कि इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, तो ये हमारी क्या लिखी हुई है, कंस्टेंट्स। बेटा क्या लिखा हुआ है, ये कंस्टेंट्स लिखा हुआ है। क्या है कंस्टेंट्स, x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, x greater than equals to 0, y greater than equals to 0. So x plus 2y less than equals to 10, 3x plus y less than equals to 15, x greater than 0, y greater than equals to 0. तो ये हमारे कंस्टेंट्स भी हमने लिख लिए, राइट। अब सबसे पहला स्टेप था फाइंड फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा, इन लीनियर इनइक्वालिटीज जो कंस्टेंट्स है ना इसको सॉल्व करके। अब ध्यान से देखना कैसे, ग्राफ बनाते हैं, ये आपका x और ये आपका y। ध्यान से देखना बेटा, इसने क्या बोला, पहला कंस्टेंट x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। तो क्या मैं इसका ग्राफ बना सकती हूँ, ऑफ कोर्स बना सकते हैं। एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लो, एक बार x की वैल्यू 0 सॉल्व कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले मैं किसका बना रही हूँ, इसका। ठीक है, अगर x 0, बेटा y कितना हो जाएगा, x 0 तो y कितना 5, x 0 तो y कितना 5 और y 0 तो x बराबर कितना 10। तो ये कितना हो गया, 0 पे 5 एंड 10 पे 0, तो 0,5 ऊपर हो गया एंड 10,0 नीचे। ठीक है, और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ये पहले इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे सिंपल इज इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, पढ़ो लैंग्वेज, लेस देन और इक्वल टू। जब लेस देन और इक्वल टू होता है तो हमें क्या करना होता है, हम ये देखेंगे कि इस ओरिजिन की हम पहले कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। हमेशा किसको उठा लो, ओरिजिन को। अगर मैं ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स इसमें पुट करती हूँ, ध्यान से देखना है ना, तो मेरे पास क्या है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 10। तो अगर मैंने ओरिजिन पुट किया, y की जगह पे 0, ठीक है, तो 0 प्लस 0, 0 इज इक्वल टू लेस देन 10 है, ट्रू। हमने क्या किया, इस इनइक्वालिटी के अंदर ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करें। आपको यही प्रोसेस हर में करना है, तो ध्यान से समझ लेना। हमने ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करे, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 10 होता है क्या, ट्रू। यानी कि 0,0 इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑफ कोर्स कर रहा है। इसका मतलब जिस एरिया में 0,0 होगा उसको हम शेड करेंगे। मतलब जब हमने स्ट्रेट लाइन बनाई ठीक है, तो आपको दो रीजन्स दिखाई दिए, एक इसका राइट हैंड साइड वाला, एक इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला, दो रीजन्स दिखाई दिए, करेक्ट। तो इन दोनों में से एक रीजन अपना आंसर होना था, फाइन। हमने वो रीजन कैसे फाइंड आउट किया, हमने सबसे पहले ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए। जब ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करे तो इसने लीनियर इनइक्वालिटी को सैटिस्फाई कर दिया, भाई सही है, ट्रू आ रहा है। तो यानी कि अब हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट होगा। तो इस लाइन के नीचे वाले पोर्शन में 0,0 है, यस। तो हम इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड को हाईलाइट करेंगे ऐसे। और बेटा अगर ये फॉल्स आ जाता, अगर मेरा बच्चा ये फॉल्स आ जाता, तो उस एरिया को हाईलाइट करते जिसमें 0,0 नहीं है, मतलब ऊपर वाला को हाईलाइट करते बेटा, ऊपर वाले को।
समझ में आ गई क्या ये बात? तो जिसमें 0,0 है उसको हमने हाईलाइट किया। अगर रिजल्ट फॉल्स आता तो हम उस एरिया को हाईलाइट करते जिसमें 0,0 नहीं है, यानी कि ऊपर वाले को। समझ आ गई ये बात? तो इस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है। अगला लीनियर इक्वालिटी भी सॉल्व करते हैं। अगली है 3x प्लस वाई। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, जब x की वैल्यू 0 तो y इज इक्वल टू 15। देख लो ध्यान से, x 0 तो y 15, और अगर y बराबर 0 तो x बराबर 5, x बराबर 5 अगर y बराबर 0, x बराबर 0, ठीक है, x बराबर 0 तो y बराबर 15। तो 0,15 पहला सॉल्यूशन, ठीक है, 0,15। 0,15 ऊपर आएगा, बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 5, ठीक है, तो 5,0 ये रहा। हमने इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना ली, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता करना है कि कौन से एरिया को शेड करेंगे। तो अभी क्या सिखाया था, 0,0 पुट कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर से 0,0 पुट कर दिया। 3x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, लेस देन इक्वल टू 15, 0 लेस देन इक्वल टू 15। ट्रू है क्या? यस ट्रू है। क्योंकि ये ट्रू है तो अब उस पोर्शन को हाईलाइट करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट है। तो बेटा जब इस व्हाइट लाइन को मैंने ड्रॉ किया तो व्हाइट लाइन के 0,0 इसके लेफ्ट में प्रेजेंट है कि राइट में? तो लेफ्ट में प्रेजेंट है कि नहीं? तो हम लेफ्ट साइड को हाईलाइट करेंगे इस तरीके से। ठीक कर दिया। फिर इसने बोला नेक्स्ट क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को देखना है। तो अब कॉमन रीजन अगर मैं ढूंढूं बेटा, तो देखो जिसमें सब प्रेजेंट होना चाहिए, व्हाइट भी और ग्रीन भी। ये आपका हो गया विजिबल रीजन, है कि नहीं? जिसके अंदर व्हाइट भी है, ग्रीन भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। यानी कि x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब जो ये रीजन है, जो रेड पोर्शन वाला रीजन है, ये मेरा फिजिबल रीजन है। ये मेरा बच्चा कैसा है? फिजिबल रीजन। जो हमें पहले इस क्वेश्चन में स्टेप नंबर 1 था कि आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन बाय सॉल्विंग द लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इस तरीके से हम ग्राफ बनाते हैं जहां से हमें फिजिबल रीजन मिलता है। थोड़ा और डार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। तो मैं थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूं। तो ये बेटा अपना आ गया फिजिबल रीजन, ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला था, चलो वापस से चलते हैं स्टेप्स के ऊपर। यस तो पहला क्या था, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी, करेक्ट, सॉल्व कर निकाल लिया। एंड डिटरमाइन इट्स कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स तो नहीं निकाले अभी, चलो कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं। तो बेटा अगर मैं कॉर्नर पॉइंट्स की बात करूं तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या है? दिस ओ ए बी सी, ये इसके 4 वर्टेक्स आए, चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। तो इसकी वैल्यूज निकालो भाई। तो ठीक है, तो बेटा यहाँ पे तो कईयों की तो क्लियर है। इस ए के कोऑर्डिनेट्स कितने? कॉर्नर पॉइंट्स लिख लें पहले, चलो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन है? ए ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो ओ तो ओरिजिन है 0,0, ठीक है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 0,5 दिखाई दे रहा है, यस। तो वैल्यू पुट कर दो 0,5। फिर बेटा बी पकड़ो, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, यस। तो उसने बोला था ना बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग टू इनइक्वालिटीज। तो बेटा बी जो है, ध्यान से देखना, जो मेरा बी है, बी क्या है? बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा? इस व्हाइट लाइन का और इस ऑरेंज लाइन का, है कि नहीं? किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? व्हाइट लाइन और ऑरेंज लाइन। तो क्या दोनों की इक्वेशंस हमें पता है? यस। व्हाइट लाइन वाला कौन था भाई? 3x प्लस वाई। ये किसकी इक्वेशन थी? दिस इज व्हाट, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके x और y हमें बताना है। समझ में आ गया? इन दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके हमें x और y बताना है। तो बता देते हैं भाई, अगर हम ऊपर भी 2y करते हैं, ठीक है, या नीचे 3x करते हो, तो 3x कैंसिल, 3 2 जा
ये ऊपर 2 से कर लो, 2 3 are 2y, 2 15 are 30, तो ये कैंसिल, 6 माइनस एक्स 5x, है ना, आप सॉल्व कर सकते हो ना, 2 3 जा 6, 2 इंटू वाई, 2 15 जा 30, तो 2y कैंसिल, 6 माइनस एक्स 5x, 30 माइनस 10 20, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 4, 3 4 द 12, y की वैल्यू 3, 12 प्लस 3 15। ठीक है, x की वैल्यू 4 4, y की वैल्यू 3, 2 3 जा 6, 4 प्लस 6 10 आ गया। तो हमें b की कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, करेक्ट। तो b की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3। ठीक है, c की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा 5,0। तो उसने क्या बोला था कि सबसे पहले तो आप फिजिबल रीजन फाइंड आउट करो, जो हमने कर लिया। फिर उसने बोला था कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट कर लो, वो भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला, पढ़ो आगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया, फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द एलपीपी एंड डिटरमाइन दिस कॉर्नर पॉइंट्स आइदर बाय इंस्पेक्शन और बाय सॉल्विंग द टू इक्वेशंस ऑफ द लाइन इंटरसेक्टिंग एट दैट पॉइंट। वही क्या हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है। ओके, अब इसने क्या बोला है आगे, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। किसकी वैल्यू निकाली है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली है z एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स। उन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे किसकी वैल्यू निकालनी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। तो हमने कैलकुलेट कर लिया, यस। तो यहां पे लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन z कितना है बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा 3x प्लस 2y। कितना है, 3x प्लस 2y। तो कैलकुलेशन शुरू। सबसे पहले यहाँ पे x की वैल्यू 0, सबसे पहले 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। वैल्यू कितनी आ गई, 0। उसके बाद बेटा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 5, 0,5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, 2 5 are 10। फिर बेटा x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 3, 3 4 are 12, 2 3 are 6, 12 प्लस 6 18। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 5, 3 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू 0, 2 इंटू 0, 3 5 15 प्लस 0 15। तो ये हमने सारी की सारी वैल्यूज निकाली। उसने ये बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट ईच कॉर्नर पॉइंट्स। कर लिया फाइंड आउट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने क्या बोला था फिर उसने क्या बोला था, इवैल्यूएट द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस दैट इज इक्वल टू x प्लस वी एट ईच कॉर्नर पॉइंट। वी हैव डन। फिर उसने बोला लेट कैपिटल m एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली डिनोट द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ z। इसमें से जो सबसे बड़ी है वैल्यू उसको कैपिटल m डोनेट कर दो एंड छोटी वैल्यू को स्मॉल m बना दो। ठीक है, तो कर देते हैं, है ना। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं बोला है। अब इसने कहा इसमें सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, बेटा इसमें सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है 18, सबसे छोटा कौन है 0। लिख लिया, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। हमने ये नाम भी दे दिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा का, कैपिटल एम स्मॉल एम। अब आगे, अब थर्ड स्टेप ध्यान से देखना। व्हेन द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड, अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो कैपिटल एम स्मॉल एम रेस्पेक्टिवली द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ जेड। इसने बोला कि अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो हम ही जो अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्या इसमें फिजिबल रीजन बाउंडेड है, यस फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। वी कैन सी, देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारा फिजिबल रीजन चारों तरफ से भरा हुआ है, बंधा हुआ है ना, बाउंडेड है ना, करेक्ट, बिल्कुल बाउंडेड है। क्योंकि ये फिजिबल रीजन बाउंडेड है, तो उसने बोला अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो जो स्मॉल एम एंड कैपिटल एम है ना, यही हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। तो हम यहां लिखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज, जो भी मैक्सिमम वैल्यू आई है 18, किस पॉइंट पे आई है बेटा, ध्यान से देखना। मैक्सिमम वैल्यू बेटा किस पॉइंट पे आई है 18, 4,3 एट बी पॉइंट 4,3। ठीक है, इस पर आई है। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू स्मॉल m विच इज 0। बेटा 0 किस पे आई है, ओरिजिन पे। ठीक है, करेक्ट। तो ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है अगर रीजन बाउंडेड आता है तो। ठीक है, अब अगर इसमें पूछे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोला था बेटा, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो यहां पे क्योंकि 4,3 पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली है
बेटा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिली है 4,3 पे, तो x की वैल्यू 4 y बराबर 3 इज व्हाट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो b है 4,3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होगा, ये ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा। और मिनिमम वैल्यू ऑफ z कितनी आई है, ओरिजिन पे आई है, करेक्ट। तो हम यहां से क्या बोल देंगे, दैट्स व्हाई ओरिजिन 0,0, इट मींस x बराबर 0 y बराबर 0 इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। दैट्स इट। ये बात समझ में आ गई, करेक्ट। क्योंकि क्वेश्चन दोनों नहीं पूछता है, क्वेश्चन आपसे एक ही चीज पूछेगा, मोस्ट प्रोबेबली एक ही चीज पूछता है। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम मिले वो भी उसका ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, जिस पॉइंट पे मिनिमम मिले तो मिनिमम के लिए वो ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है। ओके, तो आई थिंक वो टर्मिनोलॉजीज जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्लियर आउट हो गई। तो क्या क्या पढ़ा था भाई हमने, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे कहते हैं, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते, उसको मैक्सिमाइज करना था। तो किसको करना था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हो गया z। फिर कंस्टेंट्स किसे बोलते हैं, जिन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हुए ग्राफ बना। फिर फिजिबल रीजन किसे बोला हमने ये OABC क्या आ गया, फिजिबल रीजन। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते तो इस पॉइंट पे लाई सॉरी इस बाउंड्री पे लाई करने वाला हर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, और इस बाउंड्री के अंदर लाई करने वाला भी हर पॉइंट आपका क्या है, फिजिबल सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला था ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं बेटा, जिस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलती है उसको हम लोग ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इस तरीके से एलपीपी का क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है बेटा, CUBT के अंदर इससे थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कई बार ग्राफ बना के भी आपसे पूछ सकता है कि वैल्यू निकालिए। दीज काइंड ऑफ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस आर यूज्ड टू कम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक और सवाल। ठीक है, एक और सवाल करते हैं, सब्जेक्टिव फिर ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। ठीक है, यस, यहां पे भी बेटा में क्वेश्चन जो सॉल्व करना है, इसने क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपको कि एलपीपी सॉल्व करना है तो हमारे पास सिर्फ ग्राफिकल अप्रोच ही है, उसी को फॉलो करते हुए हमें करना है। ठीक है, क्या करता है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। अगेन किसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। तो क्या बेटा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, यस दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y, करेक्ट। फिर हमें कंस्ट्रेंट्स पे चलना है, कंस्ट्रेंट्स जिनको सेटिस्फाई करते हुए बनना है। क्या है कंस्ट्रेंट्स, x प्लस 3y इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बेटा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कंस्ट्रेंट्स है आपके। ठीक है, राइट। तो पहला स्टेप क्या होता है कि फाइंड फिजिबल सॉल्यूशन एंड आई कॉर्नर पॉइंट्स। तो बनाए ग्राफ, चलो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। हाँ, पहला कंस्ट्रेंट, पहले कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। वही बेटा यहाँ पे आओ, अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 y बराबर 1, तो पॉइंट क्या हो गया 0,1। फिर अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 आ रही है, अगर y की वैल्यू 0 है तो पॉइंट क्या हो गया 3,0। तो पॉइंट्स बना ले, 0,1 ये ऊपर, 3,0 यहाँ पे ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर हमें फिजिबल सॉल्यूशन पता करना है कि भाई लेफ्ट साइड वाला है राइट हैंड साइड वाला है ना। एक ग्राफ को हमें करना, इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं जो ग्राफ से सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो उसके अंदर बेटा हमने क्या किया, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। ठीक है, तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू होता है क्या, नहीं होता, दिस इज फॉल्स। तो बेटा जब फॉल्स आता है तो हम उस एरिया को शेड करेंगे जिसके अंदर 0,0 प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे जब हमने ये लाइन ड्रॉ करी, ध्यान से देखना, ये लाइन ड्रॉ करी तो एक शेड तो इधर वाला पोर्शन होगा, एक ऊपर वाला है, दो प्लेन्स बन चुके हैं।
दो पार्ट्स बन चुके हैं, राइट। एंड जिसमें अब ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, तो ओरिजिन ऊपर वाले में प्रेजेंट नहीं है कि नहीं? तो हम किसको शेड करेंगे बेटा? ऊपर वाले पोर्शन को। किसको शेड करेंगे हम? ऊपर वाले पोर्शन को शेड करेंगे, ठीक है। इधर भी कर दिया, फाइन। फिर हम जाएंगे दूसरे कंस्ट्रेंट पे। दूसरा क्या है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो बेटा यहाँ पे बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 0 तो y बराबर 2, और y की वैल्यू 0 तो x बराबर 2। दैट्स इट। तो बेटा यहाँ ग्राफ बना लेते हैं, 0,2 2,0। तो ये तो हो गया 0,2 और ये हो गया 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना ली। बना ली, ठीक है बेटा, बना ली। अब इसने क्या बोला? वापस से कंस्टेंट चेक करो भाई। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्या पुट करेंगे? ओरिजिन। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 0 ग्रेटर देन 2 होता है क्या? नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो यानी कि आप उस एरिया को लेंगे, इस रीजन को शेड करेंगे जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है। तो किसके अंदर प्रेजेंट नहीं है बेटा? इस तरफ वाले के, बाहर वाले के इस तरफ तो शेड नहीं कर सकते, आउटसाइड को शेड करेंगे। ठीक है। फिर इसने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है। तो अब अगर मैं फिजिबल रीजन की बात करूं बेटा, अब तो फिजिबल रीजन आपको देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाना है, तो ये चले, फिर जिसमें ऑरेंज ग्रीन दोनों प्रेजेंट हो, ये गए, फिर बेटा ये गए, फिर बच्चा ये गए। यही होगा, रीजन आउटसाइड वाला होगा। ध्यान से देखना, इधर से चलना शुरू हुए, फर्स्ट रीजन से चलना था, ये फिर ये फिर ये फिर ये, जिसमें ऑरेंज ग्रीन दोनों। और अब आप देख सकते हो इस बार जो फिजिबल रीजन होगा वो बेटा अनबाउंडेड है। ये पूरा फिजिबल रीजन ही तो है। इस तरफ क्या उस तरफ से कोई बाउंड्री है क्या? नहीं है। ये कैसा रीजन है इस बार? कैसा रीजन है बेटा ये? अनबाउंडेड, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट साइड से तो रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन इधर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं। इस तरफ से तो पूरा का पूरा ओपन है, कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। तो यहां पे इस बार जो मेरा रीजन आया है वो कैसा रीजन है बेटा? अनबाउंडेड। इसके कोऑर्डिनेट्स उठा लो, A B C। हमें कॉर्नर पॉइंट्स उसमें भी मिल रहे हैं। कौन कौन से? A B C, ठीक है। और ऊपर पूरा का पूरा क्या है? अनबाउंडेड है। ये पूरा का पूरा फिजिबल रीजन क्या है? अनबाउंडेड, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, दैट फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। ठीक, अब बेटा यहाँ पे हमें क्या करना होता है? हमने पहले तो फिजिबल रीजन फाइंड आउट कर लिया, यस। फिर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। तो बेटा हम यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 3x प्लस 5y, है ना। यही करते हैं हम क्वेश्चन में हर बार। पहले हम क्या निकालते हैं? फिजिबल रीजन। फिर हम फिजिबल रीजन से क्या फाइंड आउट करते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स। फिर कॉर्नर पॉइंट्स के बाद हम इसकी वैल्यूज निकालेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे बेटा ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? यहाँ पे 0,2। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने थे? 0,2। बी की कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? बी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑरेंज लाइन एंड ग्रीन लाइन। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यस। तो अब हम इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं? सबको पता है। तो लाइन क्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस 3y बराबर 3। सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। डिफरेंस करोगे तो ये 2y बराबर 1, ठीक है। डिफरेंस करेंगे तो 2y बराबर 1, तो y तो हाफ हो गया, y हाफ हो गया, 2 माइनस हाफ, x बराबर 3/2, ठीक है। y अगर हाफ हो गया, 2 माइनस हाफ कितना हो गया? 3/2। तो देख लो बेटा, x बराबर 3/2, y बराबर हाफ, तो 3/2 प्लस 3/2, 6/2 विच इज 3, ठीक है। फिर 3/2 प्लस 1/2, 3/2 प्लस 1/2, 4/2 विच इज 2, ठीक है। तो पॉइंट्स मिल गए। तो b के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा? b के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं अपने पास? 3/2, 1/2। इसकी वैल्यू पुट कर लूं, है कि नहीं? 3/2, 1/2। सो कॉर्नर पॉइंट्स को क्या क्या है हमारे पास? A B C। C के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा?
सी के कोऑर्डिनेट्स कितने 3,0 3,0 सबके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पुट कर दी। चलो निकाल लेते हैं। ए 0,2 ए 0,2 बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए बेटा 3/2,5 फिर सी के कोऑर्डिनेट्स कितने बेटा 3,0। अब इन सब पे क्या निकालना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू। तो z इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2 5 2 10 प्लस 0 z इज इक्वल टू x की वैल्यू 3/2 प्लस 5 y की वैल्यू 1/2 3 3 6 5 1 5 by 2 which is sorry 3 3 9 5 1 5 by 2 which is 14 by 2 this is 7। उसके बाद z इज इक्वल टू 3,0 तो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0 9 प्लस 0 दिस इज 9। ठीक है तो 0,2 पे 5 2 10 3/2 1/2 x की वैल्यू 3/2 y की वैल्यू 1/2 9/2 प्लस 5/2 14/2 7 3,0 3 3 9 5 0 0 ये हमारी तीनों वैल्यूज आ गई ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना होता है फिर इसमें से सबसे छोटी और मैक्सिमम मिनिमम डिसाइड कर लो। सबसे बड़ी कौन है 9 सबसे छोटी कौन है 0 सॉरी सबसे छोटी कौन है 7 सबसे बड़ा सॉरी लेट मी करेक्ट बेटा सबसे बड़ा कौन है 10 सबसे छोटा कौन है 7। हम ऐसे डिसाइड करते हैं सबसे बड़ा 10 सबसे छोटा 7। तो भाई 10 और 7 हमने कैपिटल एम एंड स्मॉल एम डिसाइड कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो हमारा जो पहला पोर्शन होता था कि सबसे पहले क्या कहता था वो फिजिबल रीजन निकाल लो निकाल लिया कॉर्नर पॉइंट निकाल लिए फिर कॉर्नर पॉइंट्स पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल ली फिर कैपिटल एम स्मॉल एम डिसाइड कर दो ठीक है। अब आगे बढ़ते अब इन केस द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड आ गया तो इस बार अनबाउंडेड है अगर बाउंडेड होता तो हमको पता था क्या करना है लेकिन इस बार फिजिबल रीजन अनबाउंडेड है बहुत खतरनाक है ध्यान से देखना। कैपिटल M is the maximum value of Z if the open half plane determined by ax plus by greater than m ax plus by greater than m has no point in common with the visible region। कि अगर मैं एक प्लेन ड्रॉ करूं वो प्लेन कौन सा किस इक्वेशन को ड्रॉ करूं ax plus by greater than m इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता हुआ एक प्लेन बनेगा या तो राइट या लेफ्ट में। एक प्लेन तो हाफ प्लेन बनेगा जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक राइट प्लेन होता है एक लेफ्ट प्लेन होता है इनको हाफ प्लेन कहते हैं। ठीक है तो इसने बोला जो भी हाफ प्लेन डिटरमाइन करेगा ये वाली इनइक्वालिटी इसमें ax प्लस by क्या है ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैपिटल M क्या है मैक्सिमम वैल्यू इसको जब मैं ड्रॉ करूं हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन। जब मैं इसको ड्रॉ करूं तो फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। हैज नो कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन कोई कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए तो कैपिटल M आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ तो Z हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी और कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। वापस से समझो उसने क्या बोला कि जो हमने कैपिटल M स्मॉल m डिसाइड किए थे ना तो कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z। कैपिटल M उस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by ग्रेटर देन m। जो भी ओपन हाफ प्लेन है जो किसको डिटरमाइन कर रहा है ax प्लस by ग्रेटर देन m को हैज नो पॉइंट इन कॉमन कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए विद द फिजिबल रीजन। हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर कॉमन पॉइंट नहीं है उस केस में हम बोलेंगे कैपिटल M इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो हम पहले कैपिटल M की बात करते हैं। चलो भाई यहां पे कैपिटल M कितना है 10 है। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये तो हमें किसका ग्राफ बनाना है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का है ना। उसने बोला ना ax प्लस by ग्रेटर देन m का। देख लो भाई ग्राफ इसी का था ना इसका ग्राफ था ax प्लस by ग्रेटर देन m। तो ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन ग्रेटर देन m जो मैक्सिमम वैल्यू हमने डिसाइड करी थी ax प्लस by ग्रेटर देन m। तो ax प्लस by ग्रेटर देन m इज 10 और व्हाट इज ax प्लस by ऑब्जेक्टिव फंक्शन दैट इज 3x प्लस 5 है। अब इसका ग्राफ बना लो। चलो तो बट यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 10 तो 0,2 ठीक है। फिर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 10/3
दैट इज 10/3, 0. ठीक है, फाइन. तो 0,2, 10/3, 0 प्लॉट करो उसी में. तो बेटा 0,2 तो ये रहा. ठीक है, 0,2. लेट्स हैव अ डिफरेंट कलर सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये रहा बेटा एक तो 0,2. ठीक है, ए पे. फाइन. उसके बाद क्या पॉइंट है? 10/3, 0. 10/3 मतलब क्या होगा? 3.3 समथिंग. 10/3, 0 का मतलब क्या हुआ? 3.3 समथिंग. 3.3 समथिंग किधर होगा? इधर आगे, यहाँ कहीं होगा ना बेटा. 3.3 समथिंग तो आगे होगा, राइट? तो 3.3 समथिंग यहां पर होगा डी पे, विच इज 10/3, 0. तो बेटा अगर मैं इनको ज्वाइन करती हूँ, ध्यान से देखना, ये कर दिया, कर दिया ज्वाइन. करेक्ट. अब हमें ये पता करना है कि इसका ओपन प्लेन कौन सा होगा, वो भी डिसाइड कर लो बेटा. तो हम क्या से करते हैं? ओरिजिन पुट करते हैं. तो 3 इंटू 0, 5 इंटू 0 ग्रेटर देन 10. 0 ग्रेटर देन 10 ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स. क्योंकि ये फॉल्स है तो वो शेड करेंगे जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है, वो पार्ट को शेड करेंगे. तो उस पार्ट को शेड करेंगे, तो यानी कि कौन सा पार्ट आएगा जिसमें ओरिजिन नहीं है? ओरिजिन नहीं है मतलब इसका राइट हैंड साइड. कौन सा पार्ट आएगा? राइट हैंड साइड, ये वाला. और आप इसमें देखो जो ये वाला पार्ट है, क्या इसका फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट है? बहुत सारे है कि नहीं? ये फिजिबल रीजन इतना बड़ा रीजन था. ठीक है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट हो फिजिबल रीजन क्या आएंगे? और जो हमने ग्राफ बना है एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, वो राइट हैंड साइड वाला ग्राफ पूरा कवर होगा. तो इस पिंक वाले ग्राफ में, ओरिजिनल रेड वाले ग्राफ में, फिजिबल रीजन में और इस पिंक वाले ग्राफ में कितने कॉमन पॉइंट्स है? बहुत सारे. और उसने कहा था हैज नो पॉइंट इन कॉमन. कॉमन पॉइंट नहीं आना चाहिए, लेकिन इसमें तो कॉमन पॉइंट आ गया, है कि नहीं? क्योंकि यहां कॉमन पॉइंट आ गया इसलिए मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. अगर कॉमन पॉइंट नहीं आता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती. मेरी बात समझ में आ गई क्या? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इसने बोला कि ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम जो होना चाहिए उसका फिजिबल सॉल्यूशन के साथ कुछ भी कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए. यहाँ तो बहुत सारे हैं, यही फिजिबल रीजन है, इसी में आपके कॉमन पॉइंट आ रहे हैं. पिंक वाला पोर्शन ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन एम, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है, करेक्ट. तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? दैट 3x plus 5y greater than 10 has many points in common with फिजिबल रीजन. क्योंकि बहुत सारे पॉइंट कॉमन आए हैं, बहुत सारे पॉइंट कॉमन आए हैं, दैट्स व्हाई मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ये बात समझ में आ गई? अगर कॉमन पॉइंट नहीं आता तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती. यहां बोला था हैज नो पॉइंट इन कॉमन, नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो आ गया, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए, तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये आपकी थ्योरम बोलती है अगर आपका रीजन अनबाउंडेड है. कैसा है? अनबाउंडेड. क्लियर है क्या ये चीज? मैं इसे ग्राफ वापस बना के दिखा दूं, देखो ध्यान से, वापस से समझो. क्या था ये ग्राफ? हम पहले फिजिबल रीजन उठा लेते हैं. 0,2 बी और ऐसे. तो हमारा क्या था? ऐसे ऐसे ऐसे, और ये अपना फिजिबल रीजन था ए बी सी. ध्यान से देखना, ये अपना फिजिबल रीजन था राइट हैंड साइड. ये अपना फिजिबल रीजन था. ठीक है, यही आया था बेटा फिजिबल रीजन. ठीक, ये अपना फिजिबल रीजन आया था. करेक्ट, ये अपना फिजिबल रीजन था. अब उसने क्या बोला था कि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का ग्राफ. तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 का ग्राफ क्या हुआ? इससे और यहां से पास हुआ ऐसे. ठीक है, मैं इसको डार्क करती हूं ताकि आपको दिखाई दे. ये वो लाइन थी, ये वो लाइन थी बेटा.
किसकी लाइन थी? 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 की। किसकी लाइन है बेटा ये? 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ये लाइन बनी। फिर इसका जब हमने इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था तो बेटा कौन सा ग्राफ आएगा? राइट हैंड साइड वाला, जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हम ओरिजिन कैसे चेक करते हैं? 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ओरिजिन पुट किया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 10, 0 ग्रेटर देन 10, फॉल्स। क्योंकि ये फॉल्स आया तो हम कौन सा पोर्शन लेंगे? राइट हैंड साइड वाला। तो मैंने इसको प्लॉट किया, मतलब ये वाला पोर्शन आएगा, है कि नहीं? कलर दिख नहीं रहा होगा, लेट मी टेक रेड कलर ओनली। तो ये पोर्शन आ गया, है कि नहीं? तो क्या हमने जो ग्राफ बनाया 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10, ये वाला प्लेन डिसाइड करता है ये वाला शेडेड पोर्शन? क्या इस रेड वाले शेडेड पोर्शन का फिजिबल रीजन के साथ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन है। कितने सारे पॉइंट्स कॉमन है? बहुत सारे। तो अब मैंने यही बोला है बेटा, क्योंकि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 10 has many points common, has many points in common with किसके साथ? फिजिबल रीजन के साथ, विथ फिजिबल रीजन। क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स कॉमन आ गए, इसलिए हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अगर पॉइंट कॉमन नहीं आता तो एग्जिस्ट कर जाती। समझ में आ गया? तो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू पे चलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो गई। मिनिमम वैल्यू के लिए थ्योरम क्या बोलती है वो जरा देख लो। सिमिलरली स्मॉल m एज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z, जो स्मॉल m है वो मिनिमम वैल्यू कब होगी? इफ द ओपन हाफ प्लेन डिटरमाइंड बाय ax प्लस by लेस देन m, इस बार कौन सा ग्राफ है? ax प्लस by लेस देन m हैज नो पॉइंट इन कॉमन विद द फिजिबल रीजन, अदरवाइज z हैज नो मिनिमम वैल्यू। अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो बनाएंगे ax प्लस by लेस देन स्मॉल m का, उसका भी ग्राफ का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन, बस यहाँ पे लेस देन हो गया या ग्रेटर देन टर्न था, या कैपिटल एम था या स्मॉल एम हो गया। तो बना लो ग्राफ। तो यहां पे अब हम किस पे जा रहे हैं बेटा? स्मॉल एम पे जा रहे हैं। अब मिनिमम वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं, फॉर मिनिमम वैल्यू। सो ax प्लस by लेस देन स्मॉल एम। तो ax प्लस by क्या है? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y लेस देन स्मॉल m की वैल्यू कितनी थी बेटा? 7। व्हाट इज स्मॉल m? 7। इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसी में बना लूं क्या? करेक्ट है, इसी में बना लेती हूँ। तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन लेस देन स्मॉल m, 3x प्लस 5y लेस देन स्मॉल m, राइट? इसके लिए x और y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x बराबर 0 तो y बराबर 7/5, x बराबर 0 करेंगे तो y की वैल्यू 7/5, ठीक है, और y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 7/3, है ना? अगर आपकी x की वैल्यू 0, y बराबर 7/5, 1 पॉइंट समथिंग, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7/3, 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग कॉमा 0, 2 पॉइंट समथिंग कॉमा 0, ये सी पॉइंट क्या था भाई? यहाँ पे सी पॉइंट क्या था? 3,0। तो ये तो है 3,0, तो 2.2,0, लेट्स हैव ऑरेंज कलर। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, और क्या पॉइंट है बेटा? 7/3,0, 7/3,0, ये रहा। ठीक है, उसके बाद फिर 0,7/5, 0,7/5 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। तो जो अपना ए था वो कितना था वो देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ए के 0,2 था, यानी कि जो 0,7/5 इसके नीचे कहीं होगा। यस, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाई, बना दी। ठीक है, अब इसने बोला है लेस देन, तो ये किसकी लाइन बनाई है? 3x प्लस 5y लेस देन 7 की। किसकी बनाई है? लेस देन 7 की। अब कौन सा पार्ट आएगा? तो हम ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देख लेते हैं। हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स पुट कर लिए। ठीक है, तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस देन 7, तो 0 लेस देन 7 ट्रू है क्या? यस। यानी कि अब वो पार्ट को हम शेड करेंगे जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट है। तो आ जाओ बेटा, इसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट है,
तो ओरिजिन किसके अंदर प्रेजेंट है? लेफ्ट साइड के, यानी कि ये। तो आप देख सकते हो 3x प्लस 5y लेस देन 7 का ग्राफ ये है, फिजिबल रीजन इधर है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं। क्या इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट आया? नहीं। भाई ये तो लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिबल रीजन के साथ। ये रहा फिजिबल रीजन। तो इसने बोला ये लेफ्ट साइड में होगा और ये राइट हैंड साइड में है। तो क्या इस ग्रीन लाइन का, ग्रीन शेडेड पोर्शन का इस फिजिबल रीजन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट है? नहीं है। क्या कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं है। क्योंकि कॉमन पॉइंट नहीं है इसलिए मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्या बोल रही हूं मैं यहाँ पे? क्योंकि 3x plus 5y less than 7 has no point in common, has no point in common with the visible region, no point in common with the visible region. That's why minimum value exist. Minimum value exist करेगी, ठीक है। And what is the minimum value? Small m. Small m which is 7, ठीक है। ये 7 वैल्यू हमें किस पॉइंट पे मिली थी? देख लो 7 किस पे मिली थी बेटा? 3/2, 1/2 पे। किस पे मिली थी? 3/2, 1/2 पे। क्योंकि 3/2, 1/2 पे मिनिमम वैल्यू मिली है इसलिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा? 3/2, 1/2, राइट? तो विल राइट दिस, ठीक है। एग्जिस्ट एट बी पॉइंट 3/2, 1/2। तो दैट्स वाई x बराबर 3/2, y बराबर 1/2 इज द ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। इसलिए ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा। समझ आ गई क्या बात? क्लियर है ये चीज? सिंपल डेफिनेशन की बात है। क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हमें मिला क्योंकि यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं था। तो अनबाउंडेड में बस यही चेक करना है कि अगर कॉमन पॉइंट आ गया तो फिजिबल मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, और कॉमन पॉइंट नहीं आएगा तो मिनिमम या मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे कॉमन पॉइंट नहीं आया तो मिनिमम एग्जिस्ट करी, और यहाँ मैक्सिमम के केस में कॉमन पॉइंट आ गया था तो मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो यही कहानी है बस इस चैप्टर की, ठीक है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में दे रखा है वो आउट ऑफ सिलेबस है। ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रॉब्लम, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ये सब डिलीटेड है इस बार सीयूईटी से भी एंड बोर्ड से भी। तो अपने सिलेबस में अगर कंटेंट वाइज बात करें तो यही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यही कॉर्नर पॉइंट था जिसको हमें पढ़ना था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। अब एक और टॉपिक आता है इसके अंदर, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स। ये क्या बोलता है, ध्यान से देखना। इसने बोला इफ टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन आर ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑफ द सेम टाइप। मतलब अगर दो पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू दोनों पे सेम आ जाए, या दो पॉइंट पे दोनों मिनिमम वैल्यू भी सेम आ रही है, ठीक है। सेम टाइप का मतलब ये दोनों मैक्सिमम वैल्यू देंगे, दोनों मिनिमम वैल्यू देंगे। ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमम दे रही है एक मिनिमम दे रही है, नहीं। सेम टाइप का मतलब है कि दोनों पॉइंट्स पे हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी सेम मिल रही है एंड दोनों पॉइंट्स पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी सेम मिल रही है, ठीक है। बोथ प्रोड्यूस द सेम मैक्सिमम और मिनिमम। दोनों पॉइंट्स पे हमें मैक्सिमम सेम मिल रहा है एंड सेम मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, और मिनिमम। देन एनी पॉइंट ऑन द line segment joining these two points is an optimal solution of the same type। मतलब ये जैसे आपके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है, 2,3 फॉर एग्जाम्पल 3,0 5,4 एंड 7,3, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाली, अब मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकती, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो इधर आ गया 15, इधर भी आ गया 50, इधर आ गया 9 और इधर भी आ गया 9। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो आप देखोगे कि इसमें मैक्सिमम क्या है 15, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू दो पॉइंट्स पे मिल रही है। वो बेटा दो पॉइंट्स पे मिली है, एक ए पे और सी पे, करेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू विच इज 15 अकर्स कहां पर पे, एट 2 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या क्या है, ए और सी, 2,3 और 5,4, 2,3 एंड बी
5,4, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, 2 पॉइंट्स पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, इसलिए इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है 2,3 और 5,4, 2,3 एंड 5,4, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी, इस पे लाई करने वाला जितने भी पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सारे कहलाएंगे ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, यही इसने बोला है। और क्योंकि बहुत सारे, इसलिए हम कहते हैं इसको मल्टीपल ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं बेटा? दिस इज व्हाट? मल्टीपल ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस, दैट्स इट। यहां पे इसने क्या बोला कि 2 पॉइंट्स पे, एट 2 पॉइंट्स एट ए एंड सी, हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की सेम मैक्सिमम वैल्यू मिली है, सेम मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि 2 पॉइंट पे सेम मैक्सिमम वैल्यू मिली है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, उस पे लाइक करने वाला हर पॉइंट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्योंकि बहुत सारे, इसलिए मल्टीपल ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन बोल दिया, यही लैंग्वेज में लिखा है। देन एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इज आल्सो एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द सेम टाइप, राइट। और अगर यहाँ पे मिनिमम की बात कर लो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिमम भी 2 पॉइंट्स पे मिला है, एक बी पे और एक डी पे। मिनिमम कौन है? 9, वो भी 2 पॉइंट पे मिला है। तो हम यहाँ लिख देंगे मिनिमम वैल्यू दैट इज 9 occurs at 2 points, 2 पॉइंट पे आई है, बी और डी, 3,0 7,3, at B 3,0 and D 7,3, क्योंकि 2 पॉइंट पे आई है। तो B and D 3,0 and 7,3, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट, ठीक है, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट क्या होगा? ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसलिए इसको मल्टीपल ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशंस बोलेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर? तो बस ये डेफिनेशन टर्म है जो माइंड में रखनी है, मल्टीपल ऑप्टिमल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमने कुछ क्वेश्चन समझे, एक बाउंडेड का किया, अनबाउंडेड किया क्या। तो इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं आपके सिलेबस में। तो आप क्वेश्चन करने जा रहे हैं CUET 2022 का। ठीक है, एक बार मैं इस इक्वेशन को देख लेती हूँ। दूसरी इक्वेशन क्या दी? आई थिंक 2x + 5। इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट क्लास। यहाँ पे दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी हुई है, तो 1 मिनट देना बच्चों मुझे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। 2x + 5 = 104। ये जो इक्वेशन है, दिस इज 2x + y = 104। यस, दैट वाज मिसिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आया, डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इफ द फिजिबल शेडेड रीजन इज गिवन द फिगर। उसने फिगर में दे दिया, बनाना नहीं पड़ा आपको, उसने आपको फिगर बना के दिया, दिस इज द फिजिबल रीजन पोर्शन। तो अब बताइए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए बेटा हमने कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। भाई ये दिया है ठीक है, पर कॉर्नर पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। OABC शेड करके भी दे दिया, बहुत बढ़िया आदमी है कि नहीं। तो कॉर्नर पॉइंट्स एक, ये इक्वेशन है 2x + y = 104। तो बेटा इस पे y 0 होगा, तो x की वैल्यू 52। तो ये क्या हो जाएगा? x = 52, y = 0। भाई x एक्सिस पर है, y = 0, x = 52। ठीक है, फिर ये पॉइंट यानी कि x 0, जब x 0 होगा तो y 104, ये अपना हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने। अब उसके बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स O है, A के पता है, B के नहीं पता। B की इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। B किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है? इन 2 लाइंस का। तो सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या लाइन है? 2x + y 104, दूसरी लाइन दे रखी है x + 2y = 76। ठीक है, तो नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x 2 2 = 4y, 2 6 = 12, 2 कैरी 1, 2 7 = 14, 1 15। ठीक है, ये आ गया। ऊपर वाली लाइन है 2x + y = 104। सब्ट्रैक्ट, कैंसिल, 4y - y is 3y, 12 - 4 is 8, दिस इज 48। तो y = 16 आ गया। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया? 104
-16, दिस इज 2x। हमें 2x प्लस वाई बराबर 104 इक्वेशन पता है, तो y की वैल्यू बेटा किसकी इक्वल आई है 16, सो 104, y इधर गया -16 बन के बराबर 2x, सो 2x 14 - 6 दिस इज 8, ठीक है 8 6 4, 4 कैरी 1 1 2 2 8 10, तो x की वैल्यू किसके बराबर 44, तो 44, 16 b का कोऑर्डिनेट्स आ गए 44, 16, अपने कोऑर्डिनेट्स भी आ गए। ठीक है, अब कॉर्नर पॉइंट्स के पॉइंट्स भी आ चुके हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, सी का देख लो, किसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन है, ध्यान से देखना। तो इस पे बेटा x की वैल्यू 0, जब x 0 होगा तो y बराबर 2y बराबर 76, तो y बराबर 38, तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 0, 38, तो सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास है। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है, सो वी हैव कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा, 3x + 4y। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट करना शुरू करो। जो कॉर्नर पॉइंट्स है बेटा वो हमारे पास क्या क्या है, ओ ए बी सी। ओ ओरिजिन a 52,0, ओ ओरिजिन a 52,0, बी और सी देख लेते हैं। व्हाट इज बी 44,16 बेटा, एंड व्हाट इज सी मेरा बच्चा 0,38। बस अब इसकी क्या निकाली है, बाउंडेड रीजन है भाई, बाउंडेड में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होती, बाउंडेड में जो इसमें से मैक्सिमम होगी मैक्सिमम तो हमें निकालनी पड़ेगी, निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, निकाल लेते हैं बेटा। z इज इक्वल टू 3 0 y भी 0, तो दिस इज 0, फिर इधर पुट किया 3 × 52 + 4 × 0, 3 2 = 6, 3 5 = 15, 156। फिर बेटा बस z बराबर x की वैल्यू 44 + 4 y की वैल्यू 16, आई थिंक यही सबसे बड़ी आनी है, 3 × 0 + 4 × 38, तो 4 8 = 32, 2 कैरी 3, 4 3 = 12, 13 14। ठीक है, तो यही वैल्यू सबसे बड़ी आनी है, चेक कर लेते हैं। 3 4 = 12, 2 कैरी 1, 3 4 = 12, 13 + 16 4 = 64, तो बेटा ये कितना हो गया 2 4 6 6 3 9 1। सबसे मैक्सिमम क्या है 196, हु इज द मैक्सिमम वैल्यू 0 156 196 142 में से कौन सबसे बड़ी वैल्यू है 196, योर आंसर इज 196, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स इट। बस ऐसे ही सवाल आता है सीयूईटी 2022 का। ठीक है, तो इससे हमको इसी टाइप की क्वेश्चंस मिलेंगे और देखते हैं कैसा क्वेश्चन सीयूईटी 2022 वंस अगेन। सीयूईटी 2022 ये शेडेड है इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी शोन इन द फिगर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम वैल्यू पूछी है, किस पॉइंट पे होगी, क्वेश्चन ने वैल्यू नहीं पूछी, उसने किस पॉइंट पे मिनिमम होगी ये बता दीजिए। तो आपको ये फिजिबल रीजन दिया हुआ है ये आपको फिजिबल रीजन दिया है बेटा ना, में शेडेड पार्ट मिसिंग है, मैं ड्रॉ कर देती हूँ, दिस इज द शेडेड पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, तो शेडेड पार्ट में सब कुछ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, कुछ सोचने की बात नहीं है, तो कॉर्नर पॉइंट्स भी दे रखे हैं, और बढ़िया सवाल है। तो बस हमने यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स बेटा, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना है 3x - 4y। ठीक है, एंड क्वेश्चन ने क्या पूछा है बेटा मिनिमम। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स है ओ ओरिजिन, फिर 5,0, फिर 6,5, फिर 6,8, फिर 4,0, फिर 0,8, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करी, तो z इज इक्वल टू 3 0 4 0 बराबर 0। ठीक है, मिनिमम की बात करिए बेटा। अब है ना आपको ये देखना है कि थोड़ा दिमाग लगाते हैं, 3 5 = 15, 4 0 = 0, दिस इज 15, बेटा 3 6 = 18, 4 5 = 20, दिस इज -2, फिर 3 6 = 18, 4 8 = 32, तो कितना आ गया 12 - 8 4, ठीक है 14। ठीक है, फिर z इज इक्वल टू 3 × 4, 4 × 0 विच इज 12, फिर z 3 0 = 0, 4 8 = 32, दिस इज -32। तो बड़े सबसे छोटी वैल्यू क्या है -32, किस पॉइंट पे आई है 0,8, सो ऑप्शन इज बी,
0,8 दैट्स इट। इस बार तो फिजिबल रीजन भी निकाल के दे दिए, कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाल के दे दिया, बस वो पूछ रहा है कि भाई किस पॉइंट पे मिनिमम आई है, दैट्स इट। इसी कैटेगरी की क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है CUET 2022। वंस अगेन वी हैव अ क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला बेटा इस क्वेश्चन ने, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज एट मोस्ट 5। हमको क्या बोला है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का सम एट मोस्ट 5, यानी कि मैक्सिमम वैल्यूज की सम की 5 होनी चाहिए, ओके। द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स ऑफ अ सेकेंड नंबर and the first number is at most 4. Difference between 2 times the second number and the first number is at most 4. Difference up to maximum 4 होना चाहिए, ठीक है। If the first number is x, साफ साफ लिखा है, second number is y, क्वेश्चन ने बोला अगर first number x है और second number y है, ठीक है, then for maximizing the product of these two numbers the mathematical formulation is, कौन सी inequalities लगेंगी, बस हमें inequalities तो बनानी है। तो बस बेटा क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the first number as per the question? X बोला है, सेकेंड नंबर Y बोला है। फिर बेटा उसने क्या बोला, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बिकॉज यहाँ पे साफ साफ मेंशन है पॉजिटिव, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन टू टाइम्स द सेकेंड नंबर, टू टाइम्स द सेकेंड नंबर मतलब 2y है ना, एंड फर्स्ट नंबर मतलब x, टू टाइम्स द सेकेंड नंबर एंड द फर्स्ट नंबर, ये डिफरेंस एट मोस्ट 4 होना चाहिए। तब ये डिफरेंस मैक्सिमम 4 होना चाहिए, मैक्सिमम यानी कि 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से छोटा हो सकता है। तो 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से छोटा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 4। 4 हो सकता है, 4 से छोटा हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ क्या बन जाएगी, इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू 4। समझ में आ गई बात। फिर उसने क्या बोली है, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एट मोस्ट 5। इन दोनों का जो सम है वो मैक्सिमम 5 होना चाहिए। दोनों का सम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 5, यानी कि 5 या 5 से बड़ा सम नहीं हो सकता, मैक्सिमम 5 हो सकता है। इससे छोटा चलेगा लेकिन इससे बड़ा नहीं चलेगा, ओके। आगे, इफ द फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड नंबर इज y, तो हमने सारी इनइक्वालिटीज लिख दी, अब मैं मैच कर लो। 2y माइनस एक्स ग्रेटर देन 4 गलत, ग्रेटर देन गलत, फिर लेस देन इक्वल टू 5 ये सही है, x प्लस वाई, फिर 2y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 4 ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इससे साफ साफ बोला है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स दे आर पॉजिटिव। तो क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं, 0 के बराबर नहीं हो सकते, है ना। यहाँ पे नॉन नेगेटिव नहीं बोला था, सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स बोला था, यानी कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए बिकॉज पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये लगा दिया, बस इसने ऑप्शन नंबर सी रिजेक्ट कर दिया। दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दिस। ये होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए था। इतना ही डिफरेंस हो गया बस इस क्वेश्चन में, ओके। चलो ये सब तरीके हैं सवाल पूछने के। अगला सवाल, फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सब्जेक्ट टू दी कंस्टेंट। ये आपको कंस्टेंट्स दिए हुए 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 13, 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, पूरा एलपीपी सॉल्व करना है, ठीक है। तो फटाफट से कंस्टेंट्स की तरफ चलते हैं। भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है x y, पहला 3x1, तो अगर x1 0 तो बड़ा x2 कितना आएगा 13/5, ठीक है, विच इज 2 पॉइंट समथिंग। तो ये मान लो x1 है और ये हम मान लेते हैं x2 है, ठीक है ना, y एक्सिस। तो 0 x1 0 x2 13/5, ये रहा भैया 0, 13/5, ठीक है। जब x2 0 तो x1 कितना 13/3, भाई अगर x2 0 है x1 कितना 13/3, 13/3 मतलब 3 4 12, 3 4 12, ठीक है, 4 पॉइंट समथिंग, 13/3, 0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी, यस बना दी, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, अब इसको हमें ओरिजिन वाला है कि नहीं है, तो बेटा आप 0 0 पुट करोगे, 0 लेस देन 13, यस ओरिजिन वाला पोर्शन आएगा, मतलब इस साइड वाला। हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे बेटा, क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देखना है, पूरा क्यों लें, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। उसके बाद 5x1, अब इस पे आ जाओ, यहाँ पे अगर x1 0 तो x2 कितना 15/35, अगर x1 0
तो x2 कितना 15/3, 3 5 15, 0,5, तो 0,5 ऊपर आएगा, ये तो 13/5 था, जस्ट 2 पॉइंट समथिंग, तो 0,5। फिर अगर x2 0, अगर x2 0 तो x1 15/5 3, तो x1 हो गया 3, 3,0, तो ये तो 4,0, तो ये 3,0 इधर आएगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा पोर्शन होगा, तो ओरिजिन पुट करोगे तो लेस देन 15 आएगा, ट्रू आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ठीक है, अब इसमें कॉमन बहुत इजी दिख रहा है। कॉमन क्या है, ये 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 बाउंडेड है, यस बाउंडेड रीजन है, तो बाउंडेड सबसे बढ़िया रहता है, टेंशन वाली बात ही नहीं है, बाउंडेड में कुछ सोचना ही नहीं है, राइट। कोऑर्डिनेट्स कॉर्नर पॉइंट्स ओ ए बी सी, तो ओरिजिन तो 0,0, ए के कोऑर्डिनेट्स कितने 0,13/5, ये पॉइंट क्या है 0,13/5, सी भी पता है, बी निकालना है। बी क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, तो निकाल लो बेटा। लाइंस क्या क्या है हमारे पास, अलग से निकाल लेते हैं। 5x1 + 3x2 = 15, ये कितना है 3x1 + 5x2 = 13। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 5 15 x1, 3 3 9, 3 15 45, नीचे वाले को 5 से, 5 3 15, 5 5 25, 13 5 65, सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल, 9 - 25 which is -16x2 6 9 15। ठीक है, बराबर ये कितना बेटा -20, 5 - 5 0, ये 3 से हुआ, ये 5 से हुआ, 5 13 5 65, तो ये हो गया -20, तो x2 कितना हो गया 20/16। ठीक है, 4 5 4 4 तो 5/4 आ गया x2, तो यहां से x1 निकालो। ठीक है, तो 5x1 + 3x2, x2 की जगह 5/4 = 15, x2 की जगह कितना बेटा 5/4, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, x2 की जगह 5/4 = 15, तो 5x1 3 5 15 अपॉन 4 = 15, राइट। तो यहां से बेटा 5x1, हमारे पास इक्वेशन क्या थी 5x1 + 3x2 = 15, x2 की जगह 5/4, 3 5 15 अपॉन 4, तो 5x1 will be 15 minus 5x1 will be 15 minus 15/4, तो यहां से बेटा 5x1 कितना आ गया 15 4 60, 60 minus 15 45 अपॉन 4, तो यहां से x1 की वैल्यू 5 9 45/4, 9/4 आ गया, 5 9 45, तो x1 की वैल्यू 9/4 आ गई। तो मेरा जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है B, x1 इज 9/4 एंड x2 इज 5/4, ये अपने कोऑर्डिनेट्स आ गए, सारे कॉर्नर पॉइंट्स आ चुके हैं, यस क्या ये बाउंडेड रीजन है, यस। तो अब हम चलेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, इधर लिखा कॉर्नर पॉइंट्स और इधर लिखा बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, 6x1 + 10x2, लिख लेते हैं 6x1 + 10x2। कॉर्नर पॉइंट्स क्या है ओ ए बी सी, ओ 0,0, ए 0,13/5, 0,0, ए 0,13/5, फिर बेटा बी और सी के वैल्यू। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 9/4 5/4, 9/4 5/4, एंड सी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा 3,0। बस अब इस पे वैल्यूज निकाल लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा फिर 6x1 0, 10x2, तो 5 2 10, 13 2 26, x2 की जगह 13/5, 5 2 10, 13 2 26 बराबर 26, फिर z 6x1 6 into 9/4 plus 10x2 5/4, 6 9s of 54, 10 5s of 50, 6 9s of 54, 10 5s of 50/4, this is 104/4. ठीक है, and this will become 2 5s are 2 2s are 2 2s are, which is 26. Again we get 26. उसके बाद z is equals to 6 3s are 18, 10x2 0, this is 18. तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पे आई है विच इज 26। तो अगर क्वेश्चन ने पूछा था ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन तो 2 पॉइंट्स पे होता ए और बी, करेक्ट, लेकिन क्वेश्चन ने सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछी विच इज 26 क्लास, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है 26, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, फाइन, चलो बढ़ते हैं आगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, व्हाट वी हैव इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कंस्ट्रेंट्स ऑफ अ लीनियर ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम z is equals to x1 plus x2 given by
x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, ये रहा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, फिर 3x1 प्लस x2, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको कांस्टेंट दे रखे। क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो फिजिबल रीजन होंगे, इनफाइनाइट फिजिबल रीजन होंगे, नो फिजिबल रीजन होंगे क्या? तो फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना पड़ता है कि नहीं? तो सॉल्व करते हैं। तो हमने सॉल्व करना शुरू किया, पॉजिटिव बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। अब ये हो गया 0,1 और बेटा ये 1,0, ये तो बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। फिर ट्रू के लिए 0 0 पुट किया, 0 लेस देन 1 ट्रू, लेफ्ट साइड से फर्स्ट क्वाड्रेंट को चेक करेंगे बिकॉज x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। उसके बाद नेक्स्ट जब x2 0 तो x1 3/3 1, तो 1,0, ये आपका x2 है, समझ लो। ठीक है, तो अगर x2 0 तो x1 3/3 1, 1,0, यानी कि एक पॉइंट तो यही है। फिर अगर x1 0 तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, तो 0,3 ऊपर। इन दोनों को भी ड्रॉ कर दिया, यस। फिर इस इनइक्वालिटी में क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तब ओरिजिन पुट करेंगे तो 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स है, यस। 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स है, यस। इनइक्वालिटी में यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, राइट। तो हम राइट हैंड साइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन है, एक किस पर है, 1,0 पे। तो देयर आर 2 फिजिबल रीजन्स, कोई 2 फिजिबल रीजन है क्या, नहीं है। फिजिबल रीजन तो पहली बात तो फिजिबल रीजन कुछ कॉमन होता है, उसको फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है 1,0 जो दोनों का सेटिस्फाई करता है ना। 1,0 यहाँ पुट करो, ये भी सेटिस्फाई करता है, 1,0 यहाँ पुट करो तो ये भी सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक ही पॉइंट है 1,0। देयर आर इनफाइनाइट फिजिबल रीजन, फॉल्स, इनफाइनाइट भी नहीं है। फिर देयर इज नो फिजिबल रीजन, ऐसे भी नहीं बोल सकते कि नो फिजिबल रीजन। ठीक है ना, एक पॉइंट तो है ना जहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर इज नन ऑफ दीज बेटा। अब ये नहीं बोल सकते देयर इज नो फिजिबल रीजन, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट है 1,0 जिसपे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों कंस्टेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फिजिबल रीजन में एक पॉइंट तो आ ही रहा है। देयर इज नो फिजिबल रीजन का मतलब है कि कोई भी पॉइंट नहीं जो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और इनइक्वालिटी भी देखो लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि 1,0 को दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे फिजिबल रीजन नहीं है, ऐसे भी नहीं कह सकते। 2 फिजिबल रीजन है, ऐसे भी नहीं कह सकते। इनफाइनाइट फिजिबल रीजन है, ये भी नहीं कह सकते। एक फिजिबल रीजन है और एक ही पॉइंट पे विच इज 1,0। तो आंसर इज नन ऑफ दीज, नो फिजिबल रीजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 2, द ग्राफ x लेस देन इक्वल टू 2 y ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी सिचुएटेड। बहुत ही सिंपल है। x लेस देन इक्वल टू 2, तो ये हो गया x बराबर 2, लेस देन 2 का मतलब ये लेफ्ट साइड। ठीक है, फिर इसने क्या बोला, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y बराबर 2 ये रहा बेटा, ग्रेटर देन यानी कि ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो ये किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाले में फर्स्ट और सेकंड में लाई करेगा। जो फिजिबल रीजन कॉमन पोर्शन किसमें, फर्स्ट और सेकंड, ये इधर भी है ना ऐसे, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ कोर्स। ओके, नेक्स्ट, the position of point 0, 0, p2, -2 in the region of the graph of the equation will be, कि अगर मैं इस ग्राफ को बनाऊंगी तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो बेटा आप है ना इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपके पास क्या है इन इक्वेशन, 2x - 3y लेस देन इक्वल टू 5। तो 0, 0 पुट करो सबसे पहले, इधर भी 0, इधर भी 0, लेस देन 5, तो ये हो गया 0 लेस देन 5। ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स है। ठीक है, ये आपका 0 लेस देन 5, यानी कि ये आपका ओरिजिन वाले साइड पे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, P2, -2, तो x की जगह 2, y की जगह भी -2। ठीक है, अपने x की जगह भी 2 पुट कर दिया, y की जगह -2 पुट कर दिया, लेस देन 5। तो 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, लेस देन 5, 4 + 6 10, लेस देन 5। ठीक है, ये भी फॉल्स है।
है ना। यानी कि 0,0 जब मैं पुट करूंगी तो वो उस एरिया में नहीं होगा जब ओरिजिन है। एंड 2,-2 पुट करेंगी तब भी आपका फॉल्स आ रहा है, ठीक है। और एक बार ग्राफ बना के भी देख लो, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। जब आपकी y की वैल्यू 0 तो x बराबर 5/2, ये रहा 5/2, 0, ठीक है। जब x 0 तो y इज इक्वल टू कितना, -5/3 नीचे ये रिजॉइन करती हुई लाइन, ठीक है। ओरिजिन यानी कि जो ये ग्राफ है लेस देन इक्वल टू 5, जब हमने ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स पुट किए तो ओरिजिन की कोऑर्डिनेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ऑफ कोर्स, सॉरी क्लास बेटा, ट्रू आ रहा था ना ये तो, आई एम सॉरी क्लास, दिस इज ट्रू। 0 <5 तो ट्रू है, यानी कि जिसमें ओरिजिन होगा उसको शेड करेंगे, बिल्कुल। और ये बोल रहा है फॉल्स, यानी कि ये जो पॉइंट है वो किस तरफ होगा, ये जो पॉइंट है फॉल्स, यानी कि जिसमें ओरिजिन नहीं है। भाई ये ट्रू है, एक तो बोल रहा है कि ये तो ट्रू है और ये बोल रहा है कि ये फॉल्स है, करेक्ट। यानी कि हम इसको उसमें प्रेजेंट करेंगे, यानी 2,-2 इसके उस पोर्शन में नहीं आएगा। 2,-2 कहां पर होगा, अगर हम प्लॉट करते हैं 2,-2 विल बी x 5/2, 2,-2 बेटा नीचे आएगा, ये रहा x बराबर 2 एंड 5/2 2.5 और नीचे आएगा -2, तो यहाँ पे कई पॉइंट है 2,-2, बिकॉज ये तो -1 पॉइंट समथिंग है। तो 2,-2 किधर है, राइट हैंड साइड में तो आ रहा है। तो या तो ग्राफ प्लॉट करके देख लो, तो इस तरफ तो ओरिजिन है 0,0 और इधर पॉइंट है, तो ये दोनों अपोजिट साइड पे है क्या, यस। अदरवाइज आप ऐसे भी पता कर सकते थे, अगर दोनों ट्रू होते तो दोनों सेम साइड पे होते, दोनों फॉल्स होते तो भी दोनों सेम साइड पे होते, लेकिन एक ट्रू एक फॉल्स है, यानी कि दोनों अपोजिट साइड पे होंगे, उस लाइन के अपोजिट साइड पे, राइट। यानी कि पी ओ इनसाइड एंड पी आउटसाइड, तो आप देख सकते हो ओ इनसाइड है, यस, बिकॉज ये सेटिस्फाई कर रहा है। पी आउटसाइड है, तो ओ इनसाइड एंड पी आउटसाइड, ठीक है। तो जो ट्रू है वो इसके एरिया में आ रहा है, जो ट्रू नहीं है उसके एरिया में नहीं आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला, द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड दिस, कौन से में होंगे, बाउंडेड होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, राइट। तो रीजन रिप्रेजेंटेड बाय दिस सॉरी एक्स वाई, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन 0 बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यस, 2x + 3y - 5 लेस देन इक्वल टू 0, तो अगर मैंने x 0 पुट किया तो y कितना हो गया 5/3, x 0 तो y उधर जाएगा 5/3, ठीक है। तो 0,5/3 यहाँ पे कर लेते हैं, y 0 y/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, फिर y बराबर 0 तो x बराबर 5/2, 5/2, 0 कहीं यहाँ आएगा, ले लिया, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ओरिजिन पुट करेंगे, x 0 y 0, 5 उधर चला गया, 0 - 5 लेस देन इक्वल टू 0 होता है, यस ट्रू होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि लेफ्ट साइड वाला पोर्शन, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को कंसीडर करो, ठीक है। फिर दूसरा ग्राफ पे गए, इस पे x 0 तो y उधर जाएगा, -3y बराबर -2, तो y बराबर 2/3, फिर जब y 0 तो x उधर जाएगा -2/4, x बराबर -½ ठीक है। तो x बराबर -½ -½ 0, ठीक है। 0,2/3, 2/3 छोटा है 5/3 से, ज्वाइन कर दिया, राइट। फिर हमने ओरिजिन पुट किया, ओरिजिन 0 0, यहाँ पे 0 0 पुट करती हूँ तो +2 बचेगा, 2 लेस देन इक्वल टू 0 होता है क्या, फॉल्स, ये हम ओरिजिन पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया 0 -3 × 0 +2 लेस देन इक्वल टू 0, तो 2 लेस देन इक्वल टू 0 फॉल्स है, ऑफ कोर्स फॉल्स है, 2 तो बड़ा होता है, यानी कि जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट नहीं है वो एरिया, यानी कि दिस वन। तो हमें सिर्फ किसको लेना है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट को, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को शेड करना शुरू करो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ ये आएगा, आ गया, बिल्कुल आ गया, इसमें ओरिजिन नहीं होगा, वो होना चाहिए। आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है 0,2/3 नीचे आ गया ना, ये 0,2/3 वाला पॉइंट नीचे आ गया, इसलिए इसमें कुछ कॉमन है, यस ये रहा कॉमन, ये है वो कॉमन पोर्शन जिसमें ब्लू भी है ग्रीन भी है, ये आपका कॉमन पोर्शन है,
थोड़ा डिफरेंट कलर से करती हूँ, ठीक है। ये आपका कॉमन पोर्शन है, इसको शेड भी कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। द रीजन रिप्रेजेंट, जो रीजन होगा नॉट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, फॉल्स हो गया। बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अनबाउंडेड है नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। बाउंडेड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट्स इट। इसी तरीके के सवाल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज, रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द इनइक्वालिटीज, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, दोनों पॉजिटिव एंड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर y लेस देन इक्वल टू 6, ये रहा y इज इक्वल टू 6, लेस देन मतलब नीचे, मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रही हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, तो ये रहा 0,3 और ये रहा 3,0, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, फिर 0 0 पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ओरिजिन प्रेजेंट है, ठीक है। इसने बोला द रीजन रिप्रेजेंट बाउंडेड है, यस, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑफ कोर्स बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। तो इस तरीके के सवाल एमसीक्यूज में बन सकते हैं, यही क्वेश्चंस एलपीपी के होते हैं, सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एन एलपीपी, क्या होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन? तो हमने देखा था व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज्ड, राइट। तो उसने बोला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, अ फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब कोई बोलता है हम रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, तो कोई नॉर्मल रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहली बात तो रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, जिस फंक्शन को हमें ऑप्टिमाइज करना होता है उसी को हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, जिसकी हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द कंस्ट्रेंट्स इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग आर प्रॉब्लम्स आर चेंज्ड, अगर कंस्ट्रेंट ही बदल जाए, यानी कि जहां से हम शुरुआत करते हैं ग्राफ बनाने के लिए जो लीनियर इनइक्वालिटीज होती है, अगर वही बदल जाए तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम इज टू बी रीइवैल्यूएटेड, प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करनी पड़ेगी, या सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, सॉल्यूशन डिफाइन नहीं होगा, या ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी मॉडिफाइड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मॉडिफाई करेंगे, द चेंज इन द कांस्टेंट इज इग्नोर्ड, चेंज को इग्नोर करेंगे, नहीं भाई रीवैल्यूएट करेंगे। जब कांस्टेंट ही बदल गया है ना, जब कांस्टेंट बदल गया तो उससे बनने वाला पहली पार्ट ही गलत हो गया, फिजिबल रीजन ही रॉन्ग आ गया, तो पूरा फिजिबल रीजन ही बदलेगा, तो वहीं से हम कॉर्नर पॉइंट्स निकालते हैं, वहीं से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज पता करते हैं उन पॉइंट्स पे वैल्यू पुट करके। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, द फंक्शन इज टू बी रीइवैल्यूएटेड, ओके। नेक्स्ट, शेडेड रीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपका शेडेड रीजन क्या है, लेट मी ड्रॉ दिस, ये शेडेड रीजन है, ठीक है, दिस वन, ये दे रखा है, शेडेड रीजन दे रखा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि शेडेड रीजन को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 20, 0, 0, 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 है। अब लेफ्ट साइड वाला पोर्शन लिया है, देखो इसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन यानी कि जिसके अंदर ओरिजिन प्रेजेंट होगा वही लिया है, तो इससे क्या बन गया कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 20 होगा, करेक्ट, बिकॉज हमारा जो इसका शेडेड पोर्शन है वो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है, जब ओरिजिन पुट किया गया तो 0, 0 लेस देन 20 ट्रू होगा, यस, तो इसलिए लेस देन इक्वल टू साइन लगाया, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात, ये लाइन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 80, इसमें भी बेटा जिस एरिया में ओरिजिन प्रेजेंट है तभी तो शेडेड पार्ट आया है, तो ओरिजिन पुट करोगे तो 0 प्लस 0 लेस देन 80 होना चाहिए, तभी ट्रू होगा, यानी कि 2x प्लस 5y लेस देन 80 होना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों इनइक्वालिटीज, 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 80, करेक्ट, x प्लस y लेस देन इक्वल टू 20, करेक्ट, फिर y लेस देन इक्वल टू 20, ऐसा तो कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, x प्लस वाई लेस देन 20, y लेस देन 20, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, लेकिन इसमें ये बोल दिया कि y लेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, तो y लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, इसने बोला y लेस देन इक्वल टू 20, तो 20 से नीचे, 20 से नीचे जो लाइन होगी तो y बराबर 20, इससे नीचे वाला पोर्शन तो यही होगा, यस, तो ये भी कंसिडरेबल है, राइट। तो अब यहाँ पे लेकिन इसने बोला y नेगेटिव, तो y नेगेटिव तो है नहीं, तो ये वाली रिजल्ट फॉल्स, तो ग्रेटर देन वाला हट गया, ग्रेटर देन देख के इसको भी हटा दिया, ग्रेटर देन देख के इसको भी हटा दिया, लेस देन यहाँ पे था लेकिन y लेस देन 0 इसको हटा दिया, तो ये हो गया,
लेस देन इक्वल टू 80, लेस देन इक्वल टू 20, y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट्स इट. ठीक है, दैट्स व्हाई द ऑप्शन नंबर डी. ओके, क्लियर है? फाइन, मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया उसे. ठीक है, दोनों ऑप्शंस में सेम था. अगला क्वेश्चन, हाँ यहां से करते हैं. अब ये थोड़ी ना वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप है. यू नीड टू फ्रेम हियर, हमें इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी. ध्यान से देखना. और शॉपकीपर वांट्स टू परचेज 2 आर्टिकल्स. वो 2 आर्टिकल बेचना चाहता है, ए एंड बी, ऑफ कॉस्ट प्राइस ₹4 and 3 रेस्पेक्टिवली. एक कॉस्ट प्राइस है, एक आर्टिकल ए है, एक आर्टिकल 5 है. कॉस्ट प्राइस इसका ₹4 एंड उसका ₹3. कॉस्ट प्राइस. ही थॉट दैट ही मे अर्न 30 पैसे by selling article A and 10 पैसे by selling article at B. selling price 30 पैसे में A को बेचते, 30 पैसे यानी कि 30 by 100 रुपीज. 10 पैसे by selling article P, 10 upon 100. He has not to purchase total article. Purchase मतलब खरीदना नहीं है. He has not to purchase total article worth more than ₹24. 24 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए. जो उसको खरीदना है उसका टोटल वर्थ है ना, वो 24 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मैक्सिमम 24 रुपए होना चाहिए. तो खरीदना है मतलब कॉस्ट प्राइस को देखेंगे. तो कॉस्ट प्राइस ए की कितनी है? 4. अब उसको नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ए एंड बी कितने, एक्स और वाई, यानी कि इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स है, इसके नंबर ऑफ आर्टिकल्स वाई है. तो कॉस्ट प्राइस एक्स आर्टिकल्स की कितनी होगी? 4x, वाई आर्टिकल्स की 3y, और ये कॉस्ट प्राइस मैक्सिमम 24 होनी चाहिए. 24 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस. तो मैंने मान लो मैंने इसके एक्स आर्टिकल्स खरीदे तो कॉस्ट प्राइस 4x, इसके वाई आर्टिकल्स खरीदे तो कॉस्ट प्राइस 3y. सो 4x प्लस 3y मैक्सिमम 24 होना चाहिए. 24 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन. उसके बाद इफ वी परचेसेस द नंबर ऑफ यही कंडीशन है. तो 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 24. ये रहा. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दैट्स इट, ऑप्शन नंबर ए. खत्म. खरीदना था ना बेटा, परचेस. उसको 24 रुपए से ज्यादा खर्च करने की परमिशन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नेक्स्ट. द कंस्ट्रेंट -x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 1, -x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 9, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बाउंडेड अनबाउंडेड क्या है? फिजिबल रीजन निकालना है. तो बस बेटा ग्राफ बना लेते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही ग्राफ बनाते हैं. वाई है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैंने x2 बोल दिया, इसको मैंने x1 बोल दिया. ठीक है. अब पहला क्या है? अगर बेटा x1 0 तो x2 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 0,1. ठीक है. अगर x2 0 तो x1 कितना हो जाएगा? -1. x2 0 तो x1 कितना? -1. तो -1,0. तो -1,0 तो धर है, एंड 0,1 ऊपर है बेटा, ज्वाइन कर दिया. ठीक है. अब इसका देख लेते हैं, ओरिजिन प्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे ओ 0 प्लस x2 भी 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है क्या? यस. यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 प्लस 0 0, 0 लेस देन इक्वल टू 1 ट्रू है क्या? ऑफ कोर्स ट्रू है. यानी कि जिस एरिया में ओरिजिन प्रेजेंट है उसको शेड करो. लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा ये आएगा, है कि नहीं? देखो इधर करने का कोई फायदा नहीं, वैसे तो ये भी है, ये लो, करना चाहो तो कर लो. लेकिन वो क्या बोलता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमें इग्नोर ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? चलो बढ़ते हैं आगे. दूसरा अगर x1 0 तो x2 9/3 is 3, x1 0 x2 9/3 is 3, यानी कि 0,3 0,3 ऊपर. फिर बड़े x2 0 तो x1 -9, भैया -9 तो कहीं इधर होगा, -9,0 ज्वाइन कर दिया. ये ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब ध्यान से समझना. अब फिजिबल रीजन देख लेते हैं. यहाँ पे 0 पुट किया, -0 0, 3x2 0 लेस देन इक्वल टू 9, 0 लेस देन 9 है ट्रू, यानी कि इसमें भी ये वाला पार्ट. अब ये देखना है कि भाई आगे इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. तो इंटरसेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं? दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके.
चलो सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी क्या क्या है, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, -x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9, -x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, -x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर दो, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, प्लस बिकम माइनस, ये तो कैंसिल, प्लस x2 माइनस 3x2 माइनस 2x2, 1 माइनस 9 इज -8, तो x2 की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, x2 की वैल्यू 4, तो व्हाट इज x1 1 माइनस x1 1 माइनस x2 1 माइनस 4 इज -3, ठीक है, तो x1 बराबर 3, 3,4, यानी कि जब ये लाइंस आगे बढ़ेंगी, ध्यान से देखना, इसको मैं बढ़ाऊंगी और इसको मैं बढ़ाऊंगी, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट आ चुका है 4,3, ठीक है। अब ग्राफ थोड़ा सा ड्रॉ करो, यस, ग्रीन पार्ट का मतलब क्या था, ये पार्ट, यानी कि लाइन ऊपर जाएगी, बिल्कुल जाएगी, ध्यान से देखना, और पिंक पोर्शन का मतलब क्या है, इसका लेफ्ट साइड ओरिजिन वाला एरिया, यानी कि ये, और हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मतलब होता है, तो ये, उसके बाद ग्रीन रेड, ये यहां से नीचे, समझ में आ गया, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, ये बोलता है इससे नीचे, यानी कि ये वाला पार्ट, तो हमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, तो ये तो है नहीं सिर्फ इतना होगा, लेस देन मतलब ये पूरा, समझ में आ रहा है ना, ये पूरा ही तो होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरा पोर्शन है जहां पे ओरिजिन प्रेजेंट है, बिकॉज ये वाला प्लेन नहीं, ये वाला प्लेन, तो पहले तो इसको ऐसे करो पूरा पूरा, ताकि आपको समझ में आए फिजिबल रीजन के बारे में। ये आपका पूरा पिंक है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, दिस इज योर टोटल पिंक, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रीन पे, ग्रीन यहां से शुरू हो रहा है, हमें मतलब है इधर से, तो ये आपका ग्रीन है पूरा, और ये ऊपर तक भी जा रहा है, ठीक है। तो अगर अब मैं फिजिबल सॉल्यूशन की बात करती हूँ, फिजिबल सॉल्यूशन की, तो फिजिबल सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा आप फिजिबल सॉल्यूशन देखना, ये भी आएगा पिंक में, और यहां पे भी आएगा पिंक, यहां पे ग्रीन भी आएगा, ये पूरा, ये वाला एरिया पूरा, क्योंकि ऊपर नहीं है नीचे है, तो इस तरीके से ये आपका पूरा फिजिबल सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया बेटा, ये फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो कैसा है, अनबाउंडेड है, कैसा है बेटा, अनबाउंडेड, पहली बात, बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड है, बोथ बाउंडेड बाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड ओनली, बिकॉज ये पोर्शन आप ऊपर आप नहीं बोल सकते, इधर है नहीं, इधर है खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पूरा का पूरा कैसा है, अनबाउंडेड, कैसा है बेटा, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, ठीक है, क्लियर है। तो दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम इन द एग्जाम्स, इसी तरीके के सवाल आते हैं। अगला और ले लो, फिजिबल रीजन शेडेड फॉर एन एलपीपी शोन इन द फिगर, फिजिबल रीजन निकाल के दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला इसका मैक्सिमाइज करिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालिए, तो भैया हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स है, यस कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। फिजिबल रीजन z is equals to 5x plus 7y, what is the objective function, z is equals to 5x plus 7y, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो लिख लिए हमने, एक तो ओरिजिन है 0,0, ठीक है, a कितना है बेटा 7,0, b कितना है बेटा 3,4, c कितना है बेटा 0,2, 0,0 7,0 b 3,4 c 0,2। अब इन सब पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकाल लो बेटा, 5 into 0 7 into 0 0, 5 7 जा 35, 7 0 जा 0, दिस इज 35, ठीक है। फिर 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 5 into 3 15, 7 into 4 28, 8 5 13, 5 13, 2 2 4, 5 into 0 7 2 जा 14, बराबर 14। क्वेश्चन है मैक्सिमम बोला, व्हाट इज द मैक्सिमम 43, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट, ओके। तो बस हम एक कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं, कभी मैक्सिमम वैल्यू निकाली है, कभी ग्राफ बना के पूछा है कौन सा फिजिबल रीजन होगा, फिजिबल रीजन बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कभी ग्राफ बना के देगा मैक्सिमम पूछेगा, कभी ग्राफ बना के मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगा वो पूछेगा, बस यही घूम सकता है। अभी वर्ड प्रॉब्लम की कंस्टेंट बनाने को दे दे, तो यही इस टॉपिक में, ठीक है। तो दिस इज
ऑल बेटा जो हमारे इस चैप्टर में चल रहा है बस वो यही सब चल रहा है, ठीक है। दिस इज ओनली वी हैव, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या क्या, फिर बेटा कुछ नहीं। हमने एलपीपी के बारे में जाना क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स के बारे में जाना। टर्म्स में क्या क्या था बेटा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, राइट, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के बारे में जाना। फिर बेटा हमने इसके अंदर क्या जाना, कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। फिर बेटा हमने क्या जाना, फिजिबल रीजन क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है। फिर हमने जाना ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। फिर जब हमने रीजन के बारे में जाना तो रीजन के बारे में क्या जाना कि दो तरीके के रीजन हो सकते हैं, बाउंडेड और अनबाउंडेड, राइट। दो ही तरीके के रीजन हो सकते हैं, रीजन बाउंडेड या अनबाउंडेड, ठीक है। दोनों के लिए कंडीशंस पड़ी कि बाउंडेड में जो भी कॉर्नर पॉइंट्स पे जो भी हमेशा मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट्स पे आती है, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही हमेशा हमें कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकालनी होती है। अगर बाउंडेड होता है तो वही मैक्सिमम मिनिमम हो जाती है जो उसमें से कैपिटल एम स्मॉल एम है, और अनबाउंडेड के केस में हमें दो कंडीशंस चेक करनी होती है, राइट। हमने यही डिटेल में पढ़ा, राइट। तो एलपीपी के ना अंदर बेटा यही सब कुछ है। इसी पे कभी ग्राफ देके क्वेश्चन पूछेगा, कभी कंस्टेंट बनाने का क्वेश्चन पूछेगा, कभी ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने को पूछेगा, कभी रीजन फाइंड आउट करने को बोलेगा। तो जिस तरीके के सवाल किए हैं बस यही हमारे सिलेबस में है। सो आई होप, बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही आसान सा चैप्टर है कि नहीं। तो इसमें आई थिंक कोई भी जरूरत नहीं थी कुछ भी समझने की, राइट। बहुत ही इजी चैप्टर, इसका एक आध सवाल आएगा जिस तरह के क्वेश्चन आपको कराए मैंने, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल। सो होमवर्क क्या करना है, कंप्लीट द होल चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट करना है एंड प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, पहली बात। दूसरी बात, कंप्लीट द डीपीपी, जो भी डीपीपी बेटा आपको मिल रही है वो कंप्लीट करनी है, दैट्स इट, ठीक है बच्चों। तो इतना ही है इस एलपीपी, मैंने पहले ही कहा था बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड इससे एक आध सवाल आता है जिस तरीके का सवाल आ रहा है वो मैं डिस्कस भी कर दिया। इतना ही सिलेबस में, इतना ही कंटेंट है। जो आप बोल रहे हो मैम आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ये सब डिलीट हो चुका है, इतना ही आपके सिलेबस में, इतना ही हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर को लेके ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टेंशन देने की भी जरूरत नहीं है। इस इतने ही क्वेश्चंस कर लो बहुत है, बस इससे ज्यादा करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान दें, ओके। तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर क्लास 12, दैट इज द प्रोबेबिलिटी एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है, ओके बेटा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, प्रोबेबिलिटी में। तब तक के लिए क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।